सो लास्ट क्लास में आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड टिल 1909, राइट? इतना कवर किया हमने, यस और नो? ओके, ओके। सो इससे आगे चल पड़ते हैं हम लोग। एक बार देखें आपको याद कितना है, रिवीजन हुआ है? अच्छा, नहीं पता, आप चेक कर लीजिए ऐसे, मैं चेक कर लेता हूँ। डबल गवर्नमेंट कहा गया 1784 में। व्हाट वाज दैट सिस्टम? क्या था बताइए? ठीक है, आप हैं रफली। व्हाट वाज दैट, आप बताओ बच्चे। देखो मत, याद क्या है वो बताओ। कुछ भी नहीं, आप बताओ। 1784 में क्या था? दो ऐसे बॉडी बनाए थे, क्या था? एनीवन? यस, हाँ कोई बोलो। क्या था दोनों का पर्पस, क्या था? व्हाट वाज द फंक्शन? Commercial activities and political activities. What was for political activities? Board of control and court of directors for commercial activities. ठीक है, डन। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774, right? Perfect. And who was the first governor general of Bengal? आप बताओ बच्चे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आप बताइए। विलियम बेंटिक। ईयर? और कोई आप बताएंगे ईयर? 1833, ठीक है, गुड। 1833। देन ओपन कंपटीशन सिस्टम एक बार इंट्रोड्यूस कर, एक बार फाइनली लॉन्च किया। विच वॉज द ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन? 1833, ओके। नेक्स्ट उसे फाइनली अप्लाई कब किया? 1853, ओके गुड, ठीक है। चलो कुछ कुछ याद हो रहा है आप लोग को। देन ओके, मिशनरीज की एंट्री का एक लिखा है हमने कंटेंट। मिशनरीज को अलाउ किया ऑफिशियली 1813, ओके, दैट वाज द ईयर, ओके। इनके बिजनेस की जो मोनोपोली है, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों छोड़ के इनका कंप्लीट ओपन कर दिया था। विच वाज द ईयर? 1813, ठीक है। 1813 में ऐसा किया था कि इनकी मोनोपोली को रिटेन किया था, बट एक्सेप्ट दिस टू, राइट? तो नहीं, इनमें मोनोपोली रिटेन किया था, बाकी ओपन कर दिया था। यस, फॉर अदर ट्रेडर्स इट वाज ओपनड, राइट। एक फैक्ट हमने लिखा था, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वर सेपरेटेड इन विच ईयर? बोलिए। गवर्नर जनरल का काउंसिल था, उसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन सेपरेट किया 1853, राइट। बिकॉज इसके पहले आई मीन 57 के बाद वॉइस राय दिखते हैं,
तो जब गवर्नर जनरल काउंसिल बोल रहे हैं तो उसके पहले का ही होगा कोई भी ईयर, राइट, एंड दैट वाज द ईयर. ओके, एंड नेक्स्ट आपसे और क्या पूछा जा सकता है. यस, हमने अबॉलिश किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. इन विच ईयर? 1858. रिवोल्ट के बाद हमने अबॉलिश कर दिया, ठीक है, और कंप्लीट वो सिस्टम ख़त्म कर दिया, ठीक है. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वॉइस राय, ये दोनों इसी टाइम पर क्रिएट किया गया, 1858 में क्रिएट किया गया. डन. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, 1858 में, बिकॉज जिस साल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाए उसी साल उनको सपोर्ट सिस्टम दिया. क्लियर है? 15 मेंबर्स का सपोर्ट सिस्टम दिया, राइट. एंड ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का ईयर क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 19, ठीक है, वो अभी पढ़ा नहीं, आज हमें पढ़ना है. एंड 1909 में क्या था? मॉर्ले मिंटो, ठीक है, मॉर्ले मिंटो. व्हाट वाज दैट सेपरेट इलेक्टोरेट? बोली बोली. हाँ, यस, मुस्लिम्स कैन वोट फॉर मुस्लिम्स एंड ईयर वाज 1909, ठीक है, 1909 में इसको लाया गया. यस, 1909. ओके, एंड गांधी जी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका. व्हाट वाज द डेट? 9 जनवरी 1915. ओके, गुड. व्हाट अबाउट चंपारण? ईयर क्या था चंपारण का? 1917 था. ओके, एंड अबाउट लखनऊ पैक्ट? 1916 वाज द लखनऊ पैक्ट. तो वहाँ लखनऊ में इनकी मीटिंग होती है. सूरत कॉन्फ्लिक्ट का ईयर क्या है? सूरत कॉन्फ्लिक्ट, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, 1907. ओके, 1907 में था ये. हाँ, यस, 1907. एंड फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, वो भी वही था, 1906 था, उसके आसपास का ही था सारा. एंड बंगाल पार्टीशन 1905, ठीक है, हाँ, गुड, 1905. सो ये सीक्वेंस में आपको याद है तो बहुत अच्छी चीज़ है. नाउ गिव द नेक्स्ट टाइटल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. Give the name. Montague, MONTA. Montague, CHLM, चेम्सफोर्ड. इसको इन शॉर्ट मॉन्टफोर्ड भी कहा जाता था. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टफोर्ड. ओके, सो मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी. लिख सकते हैं द फर्स्ट नेम, he was secretary, and Chelmsford was the viceroy of India. लिखेगा the Morley Minto reforms failed to the Morley
Minto reforms failed to satisfy the aspirations of the Indians, as they did not establish parliamentary system of government in the country. Full stop. INC or Indian National Congress became very active during the time of the First World War and pressed for reforms. In response to full stop, in response to this popular demand, the British government made a declaration. On August 20th, 1917, 20 अगस्त 1917, that the future policy of government was that of increasing association of Indians in every branch of administration, and the gradual development of self-governing institution with a view to progressive realization of responsible government in British India as an integral part of the British Empire, Now they give the left title, main features of the act. Okay, the first point, it promised a responsible government to the Indians. Second, diarchy in the provinces. Diarchy, D-Y-A-R-C-H-Y. Diarchy in the provinces. हिंदी में इसको द्वैध शासन कहा गया. ये डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था बेसिकली. इसको लिखिएगा. The act introduced a system
a system of diarchy in the provinces. The act introduced a system of diarchy in the provinces. Full stop. Diarchy has been derived from Greek word D-I-A-R-C-H-E. D-I-A-R-C-H-E अलग अलग है दोनों. डाइआर्क पढ़ेंगे इसको, मीन्स डबल रूल. डाइआर्क मीन्स डबल रूल. Full stop. The object of the diarchy was to train the natives, in the act of self-government. Full stop. In matter of legislation, subjects were divided into central and provincial. Yes, I'll repeat. In matter of legislation, subjects were divided into central and provincial. Full stop. See, right now in our Indian Constitution, the subjects of union government, subjects of state government, and the both can work on the basis of concurrent list. So we have total 12 schedules in existing constitutions. Okay, there is one schedule, 7th schedule. It has 3 segments. One is union list, state list, and concurrent list. Union list will carry certain subjects. अब इसमें है क्या कि जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उसमें यूनियन कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट. सेम वे स्टेट विल मेक सर्टेन लॉज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट लिस्ट. एंड कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स दोनों जिस पर काम कर सके ऐसे लिस्ट. जैसे फॉर एन एग्जांपल एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. सो एजुकेशन में आप देखते हो ना हमारे पास क्या है, 2 बोर्ड्स हैं, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड ऑल्सो. फॉरेस्ट इज द सेम वन. फॉरेस्ट किनके पास है, दोनों के पास. कॉन्करेंट का मैटर है, राइट. ऐसे बहुत सारे मैटर दोनों जिस पे कानून बना सकें. स्टेट में आपको जैसे जो भी स्टेट के मैटर है, मान लो लिकर शॉप है, दैट इज अंडर दी स्टेट गवर्नमेंट. लिकर जो भी सेल होगा उसका टैक्स स्टेट गवर्नमेंट में आएगा. और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वाला मैटर स्टेट के पास होगा. ठीक है ना. पुलिस से याद आया है, आज एक ऑफिसर शहीद हो गए हैं, नाम सुना होगा, आकाश राव. यदि मीडिया देख रहे होंगे, हाँ, वो हमारे फ्रेंड ही थे, सब साथ में तैयारी थे दिल्ली में, यूपीएससी की तैयारी के दौरान वो थे. तो 2008 का एग्ज़ाम था 11-12 में. तो अच्छा ग्रुप था हम लोग का. आई मीन उनमें से वो एक थे, हमारे फ्रेंड ही थे बेसिकली. तो फैमिली भी है, 2 छोटे बच्चे भी हैं. बट यस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ वॉर, है ना. वॉर तो नहीं कहना चाहिए, नक्सल ऑपरेशंस में उनकी पोस्टिंग थी. तो एलईडी ब्लास्ट पैर लगा और आपको पता ही है वहाँ जंगल में बिछा रखा है सब. तो एक दो और भी लोग हैं घायल हुए हैं बुरी तरीके से, बट दे आर सेफ. बट वो उनकी डेथ हो गई. तो अभी रायपुर फ़िलहाल शायद आ गए होंगे, अभी तक तो खबर थी कि आए नहीं हैं. तो एनीवेज, सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ स्टेट. ओके, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस स्टेट का मैटर है.
यूनियन के पास जैसे आपको कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट पता है, इफ आई आस्क अबाउट एयरपोर्ट तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है ना, इंडियन नेवी या फिर आर्मी या फिर एयर फोर्स, आप देखोगे ये सब मैटर यूनियन लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो पहली बार 1919 में दे डिवाइडेड सब्जेक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंसेस, ओके, सो दैट दोनों का एरिया क्लियर हो सके। ये पहली बार ऐसा हुआ था और सब्जेक्ट क्लियर करके उन्होंने ये मैसेज जरूर दिया था कि हम थोड़ा सिस्टमेटिकली इसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं। क्लियर है? इसके पहले आपने क्या देखा था, आपको याद होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैटर क्या था कि 1773 में, है ना, यहां पे हमने देखा था 3 प्रोविंसेस हैं, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। तो इन दोनों को बोला आप यहां सबऑर्डिनेट है, याद आ गया? ठीक है, सो दे वर सबऑर्डिनेटेड अंडर दी बंगाल, तो इनके अंडर में सबऑर्डिनेट कर दिया। फिर आप देखोगे कि 1883 में इनको बोला कि अब आप लॉ नहीं बना सकते, सॉरी 1833 है ये, और इनके पावर्स छीन लिए और इनको दे दिए। दैट वाज द कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं 1919 में कि दोनों की लिस्ट अलग अलग कर दी, इनको बोला आप भी अपने लॉज बना सकते हैं, ये सब प्रोविंसेस कहलाए। और आप देख पा रहे हैं अभी बात चल रही है 1919 की, तो डिफरेंट स्टेजेस में जो चीजें हो रही हैं उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। गॉट इट? और अब हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों के लिए लिस्ट अलग अलग है, सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट हमने अलग अलग कर दिया। और अब आगे जाके हम क्या करने वाले हैं, ये जो प्रोविंशियल लिस्ट है अगेन इसके 2 पार्ट में डिवाइड होने वाले। तो प्रोविंशियल लिस्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन विल बी कॉल्ड रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में फर्क क्या होगा कि जिसे रिजर्व कहा है उसमें गवर्नर अपनी ओर से डिसीजंस लेंगे विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द मिनिस्टर्स। क्लियर है? दैट मीन्स वो जिस पर डिसीजंस लेंगे रिजर्व लिस्ट में, उसमें उनको फर्दर किसी मिनिस्टर से नहीं पूछना है। ट्रांसफर्ड में क्या हुआ, ये ऐसे मामले हैं जिस पे वो सलाह ले सकते हैं मिनिस्टर्स की या उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्होंने अपने पास रख लिया सो दैट इनको रिपोर्टिंग ना करना पड़े इंडियंस को, क्योंकि मिनिस्टर्स थे ना इंडियन भी, या इंडियन हाउस के मेंबर्स भी थे। तो इसी को ड्वेल या डबल गवर्नमेंट या ड्वेल सिस्टम कहा गया, इसी को डायआर्क शब्द से इस्तेमाल किया गया, डायआर्की। ओके, सो डबल सिस्टम हो गया, एक रिजर्व लिस्ट है और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट है। इसके पहले आपने क्या किया, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, एंड फर्दर प्रोविंशियल लिस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? ओके, और इसी स्कीम को बाद में 1935 में सेंट्रल गवर्नमेंट में ले जाते हैं बाद में, अभी फिलहाल इसको समझते हैं और लिखते हैं। देन राइट इट डाउन। द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू, द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू reserved and transferred list, reserved and transferred list, full stop। jail police, jail police justice, finance and irrigation, and irrigation comparatively more important subjects, comparatively more important subjects were the reserved subject, were the reserved subject,
and they were to be governed by the governor and his executive council. Governor and his executive council without any responsibility to the legislature, comma, education, agriculture, local self-government, etc., subjects of lesser importance were transferred to the Indian ministers and the governors. इसी में आगे लिखिएगा, the governor could override both the ministers and the executive council. Full stop and then change the para. ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल समझ रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट है. एग्जीक्यूटिव मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है, जो उस वक्त रूल कर रहा है. एंड दे हैव द बॉडी नेम्ड काउंसिल, राइट. तो अब तक ध्यान रखना, काउंसिल मैंने पहले ही बता चुका है आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे काम करते हैं. सेम वे एग्जीक्यूटिव पार्ट वहां पर होगा. देन लिखेगा पैरा चेंज करके, द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसका मतलब क्या हुआ, आज की डेट में विधानसभा हम कह सकते हैं. द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू legislate in respect of provincial matters only. But there were many restrictions on their powers of legislation. नेक्स्ट लिखिएगा, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट पॉइंट है ना इसी में प्रोविजन. इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म, BI and camera, CAMERALISM, बाईकैमरलिज्म. कैमरलिस्ट ग्रुप हुआ है जर्मनी में, और उनकी वजह से डबल हाउस सिस्टम को देखा जाता है. फेमस है डबल हाउस सिस्टम, अभी है ना आज की डेट में राज्यसभा एंड लोकसभा. दिस इज कॉल्ड डबल हाउस सिस्टम. सो दिस केम इनटू फर्स्ट टाइम 1919 में पहली बार आया, एंड वी अडॉप्टेड द सेम मॉडल nowadays. So bicameralism and direct election in the country, it introduced for the first time bicameralism and direct election in the country. इसके पहले इलेक्शन का एक पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ था. इन विच ईयर? 1892. यस, गुड. 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन लाया गया था. पीछे आप लोगों ने लिखा है, ठीक है.
सो इलेक्शन इन द कंट्री, यहां लिखेगा दस, फुल स्टॉप देकर लिखिए दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल was replaced by a bicameral legislature, a bicameral legislature consisting of an upper house ब्रैकेट में काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस ब्रैकेट में काउंसिल ऑफ स्टेट एंड अ लोअर हाउस ब्रैकेट में लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रैकेट क्लोज एंड अ लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली राइट, फुल स्टॉप. The majority of members of both the houses were chosen by direct election, Next point, it required that the three of the six members of the Viceroy's Executive Council ब्रैकेट में लिखे अदर देन दी कमांडर इन चीफ, ब्रैकेट में लिखे अदर देन दी कमांडर इन चीफ ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके लिखे वर टू बी इंडियन, It required that the three of the six members of the Viceroy Executive Council were to be Indian. ठीक है, फिर लिखिएगा structure of government to remain unitary. Next point, structure of government to remain unitary. Unitary means single स्ट्रक्चर, ठीक है ना, विदाउट एनी डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें लिखे द सेंट्रल लेजिस्लेचर had power to legislate on any matter so it was not possible to challenge the validity of the central laws. इसी में लिखेंगे फुल स्टॉप. इन केस ऑफ कंट्रोवर्सी it was the Governor General and not the courts. It was the Governor General and not the courts, comma, who had the authority to decide whether a particular subject
was a central or provincial subject full stop. Thus the government of India remained unitary and centralized government with the Governor General in council. Remained a unitary and centralized government with the Governor General in council as the keystone of the whole body. Keystone of the whole body. कीस्टोन किसको बोलते हैं? हाँ, किसी, आप देखोगे जब आर्क बनाते हैं ना, तो ये वाला जो स्टोन होता है यही की स्टोन होता है, दिस वन। पुराने स्टाइल में जब आर्क बनाया जाता था तो इसके सहारे बाकी सब टिके होते थे। ऐसे गेट में देखोगे ना आर्क बनता है, तो आर्क में जो ये वाला पत्थर होता है यही की स्टोन होता है, उसको निकालो तो बाकी सब गिर जाएंगे। आ रहा समझ में? अब तो खैर हमारे पास ढेर सारी टेक्निक्स आ गई, और ये जो आर्क बनाने की टेक्निक है ये कौन लेकर आए हमारे देश में? मुगल्स। ये मुगल्स लेकर आए। तो आर्क जो बनाना होता था ये इतना इजी नहीं था पहले। आप देखोगे ब्रिक ये वाला टिका के फिर बाकी सब जुड़ाई करते थे, तो उसके पावर अगेन फिजिक्स का कमाल है, आप देखोगे तो कायदे से। बाकी उस वक्त की जुड़ाई तो आपको पता ही है, चूने से और मिक्स करके बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में, है ना। आज भी जॉइंट्स उखड़े नहीं। एनीवेज, बात हो रही थी की स्टोन की। दिस इज द की स्टोन। क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे की स्टोन ऑफ द होल बॉडी, ये लिखा हमने, है ना। और आपके इसमें नेक्स्ट लिखिएगा, इट रिक्वायर्ड दी, सॉरी ये तो लिख लिया आप लोगों ने पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ communal representation by providing separate electorates for Sikh, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. Sikh, Indian Christian, Anglo-Indian and Europeans. Next, it granted franchise to a limited number of people, on the basis of property, tax or education. What was that franchise? वोटिंग राइट्स, है ना। सो अभी कोई कंडीशन है क्या? और 18 ईयर्स एंड इंडियन सिटीजन, ये दो कंडीशन है हमारे पास। बाकी कोई, उस जमाने में बहुत सारी कंडीशन हुआ करती थी और सबको ये राइट्स नहीं मिला करते थे। तो हमारे देश ने जो सबसे पहला काम किया था आज़ादी के बाद वो यही था कि सबको वोटिंग राइट्स दे दिए जाएं, और ये राइट्स आपके 326 एंड 327 नंबर के आर्टिकल में दे दिया गया है।
विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, बेयर एक्ट लाए हैं, देखिए जरा फटाफट खोलिए, ऐसे आप बार बार खोलेंगे तो आपको याद रहेगा। बेयर एक्ट नहीं लाए, लिए हैं या नहीं? और कौन नहीं ले पाया? ले लेना आप, ठीक है, एक दो दिन में ले लेना आप, मतलब इनफैक्ट कल ले लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए होगा। अभी जस्ट देख लीजिए आपस में मिलके, 26 में 27 में देखो, इंडेक्स के बजाय सीधे पेज पलटते जाओ, नंबर वाइज प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते जाओ। कहां दिया है? थ्री 26 बोल्ड लेटर्स में जो लिखा है वो पढ़ो। हाँ, एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार हिंदी में इसको कहा जाता है, और उसमें एज भी दिया है ना, 18 ईयर्स लिखा है। देखो बाकी लोग भी पढ़ो, देखो ये ढूंढ ही नहीं पाए। अंदर जाओ बच्चे, पूरा पलटो और जाओ, आगे जाओ। हाँ, नंबर देखो आगे बढ़ता जा रहा है। आर्टिकल नंबर 326 ढूंढो। हाँ देखो, और मोड़ना पड़ेगा आपको, और मोटा मोटा उठाओ पेज, आखिरी आखिरी में मिलेगा। यस, हाँ अब देखो क्या नंबर चल रहा है अभी। पेज नंबर नहीं देखना है, आर्टिकल मिल गया ना सबको। हाँ ऐसे ही देखना है, जहाँ जहाँ प्रोविजंस है आर्टिकल नंबर वाइज। आप कंटेंट में देख के ढूंढोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो ये अब आप क्या करेंगे, मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स बोलता चलूंगा बीच बीच में, तो आप अपनी कॉपी के बॉटम में, ठीक है, अलग से नोट मार्क कर लो एवरीडे, ये आदत डालनी। इससे क्या होगा कि ये आर्टिकल्स आपको एकदम याद होते जाएंगे, ठीक है। सो बॉटम नोट जैसे, या फुट नोट कहते हैं हम उसको, अलग से लाइन डाल के लिख लो कि हाँ आज हमने 326 पढ़ा है एंड दैट इज रिलेटेड विथ वोटिंग राइट्स। तो ऐसे आपको ढेर सारे आर्टिकल्स एकदम से तो याद नहीं होंगे, आप रट भी नहीं पाएंगे, लेकिन क्लास में ही वो चीज़ आपको बार बार रिकॉल होते रहेगी। और उसको मार्क कर लो अपनी बुक में कि आज हमने ये आर्टिकल देख लिया, ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। मार्कर रखे करो आप साथ में, जस्ट हल्का टच कर दो कि ये आज हमने देखा है, ठीक है। सो कल को पूछा जाए कि वोटिंग राइट्स आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तब आप क्या बताओगे? यस, इट इज गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता रहेगा क्योंकि आपने देख लिया, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि वहां नहीं लिखा है डायरेक्टली, वोट डालना फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि एज वाइज उसमें कंडीशन है, इसीलिए उसको ओपनली नहीं दिया गया। ओके, देन नेक्स्ट लिखिएगा, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर, it created a new office of the High Commissioner for India in London. It created a new office of the High Commissioner for India in London and transferred to him some of the functions hitherto, HITHERTO, hitherto performed by the Secretary of State for India, the Secretary of State for India. अभी एक हमारे देश में सर्विस है जिसको आप लोग भी जानते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। ओके, ये सेंट्रल सर्विस है,
ये तो पता है ना, सेंट्रल सर्विस और क्या बोलते हैं हम, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। तो इट्स इज पार्ट ऑफ सेंट्रल सर्विसेज। तो इंडियन फॉरेन सर्विस से जब आपको पोस्टिंग मिलती है तो आप दो तरह के नाम से जाने जाते हैं, क्लियर है। एक ऐसा देश का ग्रुप है जिसमें ब्रिटिश कॉलोनी जितने भी रहे हैं, ठीक है, तो ब्रिटिश कॉलोनीज जितने भी रहे हैं उनमें जब आप जाओगे तो आपको कमीशन या कमिश्नर कहलाओगे आप, ठीक है, हाई कमीशन। तो इन देशों को, जितने भी ब्रिटिश कॉलोनी थे, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इन्हीं को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है। बेसिकली इनका ग्रुप बना है, इट्स अ काइंड ऑफ रीजनल ग्रुप, तो उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज, और इन्हीं के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। हमारे यहाँ 2010 में जो हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर अलग अलग ग्लासगो में हुआ और अलग अलग जगह 4 साल में एक बार होता है वो। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से रूल हुए हैं, वो सभी देश, ठीक है। एंड दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म, कंपल्शन नहीं है, आप चाहो तो ज्वाइन करो, और इसमें किसी की बादशाहत नहीं है। दैट मीन्स अपने सॉवरिन पावर की वजह से आप ज्वाइन करते हो। तो इंडिया भी इसका एक मेंबर बनता है। आजादी के तुरंत बाद हमने कहा हम इसके मेंबर बन रहे हैं, एक तरह से एल्यूमिनी एसोसिएशन टाइप का है ना, जो निकले हुए वहां से पास आउट है। तो अब इन देशों में जब भी इंडियन फॉरेन सर्विस वाला अपॉइंट होगा उसे हम हाई कमीशन ही कहेंगे, क्लियर है। और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज जैसे यूएसए है या कनाडा है, नहीं कनाडा तो इनके अंडर में आएगा, रशिया है, इन सभी देशों में जब भी आप जाओगे तो आप या तो इंडियन मिशन के पार्ट होगे, इंडियन मिशन कहलाओगे, या फिर एम्बेसडर या एम्बेसी के पार्ट कहलाओगे आप, ठीक है। तो यहां के लिए टर्मिनोलॉजी अलग है क्योंकि हिस्ट्री में ही वो नाम वैसा दे दिया गया था, आप देख भी पा रहे हैं। तो ये हाई कमीशन कौन है, उस जमाने का इंडियन फॉरेन सर्विस वाला ऑफिस है, ठीक है। और ये ऑफिस कहां खोला हमने, लंदन में खोला, भारत में भी नहीं, लंदन में खोला। तो अभी भी सबके ऑफिस होते हैं, जैसे अभी एट प्रेजेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देखोगे यूके का ऑफिस इंडिया में है और इंडिया का ऑफिस यूके में है। ऐसे हर देश का एक दूसरे के साथ होता है ऑफिस। तो जैसे दिल्ली में आप देखोगे चाणक्यपुरी वाला जो एरिया है, कभी दिल्ली जाओ तो आप जब मान लो दिल्ली भ्रमण करते हो तो बस वाले ले जाते हैं चाणक्यपुरी एरिया से, तो उधर सबके एम्बेसी के ऑफिस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जितने भी ऑफिसेज हैं। तो वो ऑफिसेस का जो रिलेशन है वो हिस्ट्री में ही आपको दिख रहा है। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब ये लंदन वाला ऑफिस खोला उस वक्त इंडिया के पास एक तो पैसे नहीं थे, ऊपर से ये लोग क्या करते थे, इस ऑफिस में मान लो चाय का भी खर्चा है, सोफे का खर्चा, टेबल चेयर जो भी लेना इंक्लूडिंग कर्टेन, उन सबका बिल ये लोग भारत के नाम पर फाड़ते थे। मतलब वो पैसा भारत से लेते थे, भारत के अकाउंट से लेते थे, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी बुक का नाम क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, मतलब पैसे का बह जाना। तो बह के कहां जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने लिखी किताब है। ऐसे बहुत सारी बुक्स आपको याद रखनी पड़ेगी हिस्ट्री में, राइट। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ में वो बताते हैं कि इन्होंने इस तरह से हमारा पैसा लूटा है। तो वन ऑफ द मेथड वाज दिस कि ऑफिस वहां खोल लो हमारे नाम का और बिल भी हमसे भरवाओ। यूज वो लोग कर रहे थे, क्लियर। और बोलने को ऑफिस था, हालांकि ठीक है वो प्रैक्टिस हमको बाद में काम आती है। और इंडिया के फॉरेन अफेयर्स काफी स्ट्रांग रहे हैं नेहरू जी के टाइम से, तो आप देखेंगे इनिशियली हम मतलब जल्दी हम उसको कवर कर पाए। एनीवेज, सो दैट वाज द ऑफिस नेम। तो दो तरह के नाम अब आपको अखबार में पढ़ने मिलेंगे। गौर करना कि जब हाई कमीशन लिखा हुआ है तो वो किस कंट्री के लिए लिखा है, तो आपको फिर ध्यान आएगा कि ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है, राइट। एक दो पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, लिखेगा इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a public service commission, a public service commission, hence a central public service
commission was set up. A central public service commission was set up in 1926. In 1926, on the recommendation of Lee Commission, LEE Lee Commission, Lee Commission for recruiting civil servants, for recruiting civil servants. अब ये दिखने में ऐसा है, उस टाइम पीरियड पर क्या किए, 1926 सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया हमने. देन 1937 मतलब एक्ट होगा 1935 का, तब हम क्या करेंगे यहां पर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, देन प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, ये हमने 1937 में बनाया और 1950 में हम लोगों ने क्या बनाया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. आर्टिकल 315. फुल फॉर्म पूछ लेना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. एंड देन आज़ादी के बाद हम लोगों ने यूपीएससी क्रिएट किया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. जॉइंट पब्लिक जेपीएससी, इसमें दो से ज्यादा स्टेट मिलकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप हमारे लिए कॉमन एग्जाम ले लीजिए या हमारे लिए कॉमन बॉडी बना दीजिए. आज तक किसी ने बनाया नहीं, बट ये प्रोविजन है. लिख लिए सभी? हाँ जी, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, उस वक्त प्रोविंस कहते थे ना हम, अब तो स्टेट शब्द आ गया, जैसे सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, तो वैसे पी प्रोविंशियल था. तो इसीलिए आप देखोगे बिहार और यूपी में क्या बोलते हैं, पीसीएस. सुनते होगे, वो लोग पीएससी नहीं बोलते, उनके मुंह से पीसीएस निकलता है. तो क्या था, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, पीसीएस वो लोग कहते हैं ना, यूपी पीसीएस. ऑफिशियल नेम पीएससी है, बट दे यूज्ड टू से पीसीएस कहते हैं वो लोग. तो इसीलिए कहते हैं, वो पुराना नाम ही चला आ रहा है उनका. आ रहा समझ? हाँ जी. 1937 और 1950 के जो जेपीएससी उसमें डिफरेंस क्या है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन? कोई डिफरेंस नहीं बच्चे, प्रोविजन सेम है. ये भी तो सेम ही थे, बस टर्मिनोलॉजी यहाँ फेडरल है, यहाँ यूनियन है, यहाँ प्रोविंशियल है, यहाँ स्टेट है. कॉन्सेप्ट सेम था. ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद का है. ठीक है, आप देखो बेयर एक्ट निकालो फटाफट. आर्टिकल 315 देखिए, आर्टिकल 315. मिल गया सभी को? ठीक है, तीनों एक साथ ही है, वहां पे अलग अलग आर्टिकल्स नहीं है, तो ये भी याद रखेंगे आप. नेक्स्ट लिखिएगा, it separated for the first time provincial budgets from the
provincial budgets from the central budget and authorized the provincial legislatures to enact their budgets अभी कैसा है, दोनों का सेपरेट बजट है या एक है? सेपरेट है। यूनियन का अपना बजट है, स्टेट का अपना बजट है, और यूनियन के अपने खर्चे हैं, स्टेट के अपने खर्चे हैं, एंड देयर इज अ नो डायरेक्ट कंट्रोल बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन स्टेट्स बजट। कोई कंट्रोल नहीं है उनका, और स्टेट अपना बजट खुद ही बनाती है और अपने हिसाब से वो खर्च करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट लेफ्ट टाइटल दीजिए, शॉर्टकमिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1919। शॉर्टकमिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1919, उसकी कमियां क्या थी वो हम लोग देखेंगे। The reforms of 1919, however, failed to fulfill aspirations of the people of India, comma, which led to an agitation by the Congress for Swaraj or self-government to be attained ATTAINED through non-cooperation. Point number, its reasons were point number 1, non-fulfillment of the demand for a responsible government. Point number 2, the failure of diarchy. Now change the para and then write it down. Simon Commission. The persistent demand for further reforms. एक्चुअली क्या था, साइमन कमीशन, इन्होंने एक्ट में एक क्लॉज डाला था कि आफ्टर 10 इयर्स हम एक कमीशन अपॉइंट करेंगे। क्लियर है? जो 1919 का एक्ट है उसको रिव्यू करने के लिए ऐसा इन्होंने प्रॉमिस किया। बट होता यह है कि बहुत सारे फेलियर्स होने के बाद बहुत इफेक्टिव नहीं हुआ 1919 का एक्ट। सो एजिटेशन भी हो रहा है लगातार। तो इन्होंने क्या किया, 10 इयर्स मतलब 1930 था
because it was implemented on 1921. So 30 में 30 या 31 में आना था कमीशन को, ये पहले ही आ गए 1927 में। तो जब ये आते हैं 1927 में देश में, तो इंडियंस ने एजिटेट किया, अपोज किया। और आपको याद है मूवी में या एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, वो यही वाला था, ठीक है। तो वापस जाओ के नारे लगे, बिकॉज उसमें कोई भी इंडियंस नहीं थे। दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ साइमन कमीशन, ओके, नो इंडियंस वर देयर। तो कहा हमारी चीज है, हमें एनालाइज करना है और हमारा ही आदमी उसमें नहीं है, राइट। और इसी बीच एजिटेट करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लगती सर पे, एंड ही डाइड देयर, क्लियर, वो शहीद हो जाते हैं। और वहां से फिर आप देखोगे जो रिवोल्यूशनरी नेचर था हमारे देश में, बिकॉज 21 से लेकर 30 तक आप देखोगे पूरा टाइम पीरियड रिवोल्यूशनरी रहा है ना। और उस वक्त गांधी जी शांत थे, मतलब गांधी जी की कोई एक्टिविटी चल रही थी तो वो गांव में हरिजन उत्थान में लगे हुए थे, अपलिफ्टमेंट कर रहे थे वो, और वो उधर बिजी थे। और कांग्रेस लगभग इलेक्शन वगैरह में बिजी थी, कुछ खास हैपनिंग नहीं दिखाई देती। 1924 में आप देखोगे आरएसएस का एस्टेब्लिशमेंट होता है, नागपुर हेडक्वार्टर है, आप सभी जानते हैं। सो आरएसएस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1924। इसी वक्त आप देखोगे बेलगाम कॉन्फ्रेंस होता 1924 को, जिसमें पहली बार एंड आखिरी बार गांधी जी अध्यक्ष बने, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। उसके बाद वो कभी भी कांग्रेस में उन्होंने कोई पोस्ट नहीं लिया, ठीक है, बेलगाम कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। तो इस तरह से ये पूरा टाइम पीरियड, फिर 1927 की बात आती है तो वो साइमन कमीशन, वही आप लोग लिख रहे हैं, गॉट इट। छोटी छोटी स्टोरीज हैं, फॉर्म में आप याद रखोगे तो याद रहेगा, आपको लिखेगा। द persistent demand for further reforms, the persistent demand for further reforms led the British government to appoint a statutory commission known as Simon Commission, The Government of India Act 1919, the Government of India Act 1919 had provided for the appointment of a statutory commission, after the expiry of 10 years of the passing of the act, to inquire into and report on the working of the act in 1927. The commission headed by Sir John Simon, John Simon, submitted its report in 1930. The report, change the para and then write down. The report was considered at a round table conference, consisting of the
consisting of the representatives of the British government and of British India, as well as the rulers of the state, change the para. A white paper was prepared. white paper समझते हैं क्या है? किसी भी चीज पर, किसी भी देश में जब ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया जाता है, क्लैरिटी दी जाती है ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो उसे इस तरह का नाम दिया जाता है व्हाइट पेपर, कहीं ब्लू पेपर, कहीं ग्रे पेपर. हर कंट्री में इसका अलग अलग नेम होता है. हमारे देश में व्हाइट पेपर, क्योंकि ब्रिटेन से हमें व्हाइट पेपर शब्द मिला. कुछ देशों में ब्लू पेपर है, सेम चीज. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी चीज पर गवर्नमेंट कंप्लीट A to Z डिक्लेरेशन हमें देगी, दैट इज कॉल्ड व्हाइट पेपर. आप कई बार सुनेंगे कांग्रेस डिमांड कर रही होती है हमें श्वेत पेपर चाहिए. तो इसका मतलब ये होता है किसी भी मैटर पर डिटेल रिपोर्ट चाहिए पब्लिक. इट्स अ मैटर ऑफ ट्रांसपेरेंसी. इसको व्हाइट पेपर के नाम से इंडियन टर्मिनोलॉजी में जाना जाता है, या ब्रिटेन में भी इसी नाम से जाना जाता है. गॉट इट? ध्यान रहेगा. ओके, अभी लिख लीजिए, फिर राउंड टेबल समझाता हूं. द व्हाइट पेपर वॉज सबमिटेड टू द सेलेक्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट full stop, in accordance with the recommendations of the select committee. The Government of India bill was introduced. I'll repeat. In accordance with the recommendations of the select committee, the Government of India bill was introduced in the parliament and passed with certain amendments as the Government of India Act 1935. Passed with certain amendments as the Government of India Act 1935. अब देखो यहां पर एक चीज समझिए. अब क्या होता है? 1929 में जब ये रिफॉर्म्स फेल हो गए, क्लियर है? कौन से वाले? 1919 के रिफॉर्म्स. सो वापस से क्या हुआ? सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट का एक इनिशिएशन होता है. ठीक है? सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट का मतलब होता है कि प्यार से विथ रेस्पेक्ट किसी चीज के लिए मना करना. सविनय अवज्ञा आंदोलन. सविनय, विनय करते हुए, विथ रिक्वेस्ट, है ना? अवज्ञा मतलब बात नहीं मानना, इस चीज का आंदोलन था. तो अब बात किस बारे में नहीं माननी है? कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, हम जो नमक कानून है, सॉल्ट, वो तोड़ेंगे. क्लियर है? फॉरेस्ट का टैक्स नहीं देंगे. तो इस तरह के जितने भी मूवमेंट थे, इसको इन्होंने एक साथ स्टार्ट लिया. एंड यहीं पर आप देखोगे दांडी मार्च को गांधी जी इनिशिएट करते हैं, राइट? और अभी 3 साल पहले ही ये जो दांडी मार्च वाला पूरा पाथवे है, कुछ 100 किलोमीटर समथिंग है, तो आप देखोगे उसको हेरिटेज अनाउंस किया है और उसको डेकोरेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके. तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना? इंपॉर्टेंट है वो. लास्ट ईयर ही हुआ है. तो दांडी मार्च तक गांधी जी पैदल गए, मार्च ही था बेसिकली. और वहां जाके गुजरात के कोस्टल एरियाज में जाके नमक कानून तोड़ना. और आज भी आप देखोगे नमक वहां बनाया जाता है. आ रहा समझ में?
वो नमक वाला बेल्ट है। नमक सभी जगह नहीं बनाया जाता, आप देखोगे गोवा में नमक नहीं बनता, पर्टिकुलर एरियाज में ही नमक बनाया जाता है। तो होता ये है 2007-8 में एक क्वेश्चन आता है, मैं इतिहास से हट रहा हूं, क्वेश्चन क्या है वो बता रहा हूं मैं। अगरिया कम्युनिटी, एक है अघरिया कम्युनिटी छत्तीसगढ़ में, इसी को अगरिया कम्युनिटी हम एमपी में भी बोलते हैं, AG नॉट H है ना, घ नहीं आएगा, घर वाला घ नहीं आएगा, ग। तो अगरिया कम्युनिटी एक एमपी में भी है, और एक अगरिया कम्युनिटी है जो गुजरात में सॉल्ट मेकिंग का काम करती है। तो होता यह है मई 26, मतलब उस वक्त 2007-8 की बात कर रहा हूं, उस वक्त मई 26 को प्रीलिम्स का एग्जाम है, और 15 मई के आसपास, 15 मई ऐसी कोई डेट है, मतलब उसी मंथ में डेट है। उस साल इलेक्शन ईयर था, और इलेक्शन में द हिंदू में कवरेज आया था कि सॉल्ट मेकिंग एरिया में कोई भी पॉलिटिशियन पूछने के लिए नहीं आता है, और वहां के लोगों की लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग है, जैसे उनके पैर गल रहे होते हैं, बूट नहीं पहनते हैं इस वजह से, क्योंकि वो गरीब लोग हैं ना, सॉल्ट बना रहे होते हैं उस एरिया में। तो वो अगरिया कम्युनिटी के बारे में पेपर में आया था, और उठ के वो सीधे क्वेश्चन आ गया, अगरिया कम्युनिटी किस लिए जानी जाती है। तो एक ऑप्शन था सॉल्ट मेकिंग। तो इतने क्लोज आंसर्स भी, क्लोज न्यूज भी यूपीएससी पूछ लिया करती। आ रहा समझ में? तो आपको इस तरह की चीजें ध्यान में रखनी। एनीवेज वापस आते हैं। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट किया, एंड फाइनली ही वॉज अरेस्टेड, और बाकी लोग भी अरेस्ट हुए, गांधी जी भी अरेस्ट हुए, और गांधी जी को पुणे के येरवाड़ा जेल में रखा गया। बाद में संजय दत्त को भी यहीं रखा गया था, तो ऐसे आपको याद रहेगा। और वहीं से गांधी जी की आत्मा से प्रेरणा लेकर उन्होंने मुन्ना भाई MBBS बनाया है ना। तो आप देखेंगे येरवाड़ा जेल, गांधी जी यहां रहे, पुणे के आउटस्कर्ट में है, जिधर एयरपोर्ट है पुणे का, उसी तरफ ये जेल है। तो यहां गांधी जी को रखा गया, और इस बीच आप देख पा रहे हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चालू हो गया। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फंडा यह होता है कि जितने भी लोग बैठे हैं उस कॉन्फ्रेंस में, वो सब क्या होंगे, बराबरी में बैठे होंगे, देयर विल बी नो हायरार्की। तो राउंड टेबल स्पेसिफिकली उस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है बराबरी के लिए। अभी मैं हूं तो मैं ऊपर हूं और आप नीचे बैठे हुए, एक हायरार्की में बात कर रहे हैं हम लोग। वहां सब लोग एक बराबर होते हैं, बैठाया इसीलिए जाता है कि वी ऑल आर इक्वल, और एक प्लेन ग्राउंड पर आकर बातचीत हो रही है। तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 3 हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों अंबेडकर जी अटेंड करते हैं। क्लियर है? गांधी जी तो जेल में थे, तो पहला वाला अटेंड करके अंबेडकर जी वापस आए, और पहले वाले में इस बात पर वो कन्विंस हो गए कि हम जो दलित समुदाय है उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लेकर आएंगे, एंड ही वॉज कन्विंस्ड, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव वही थे। तो जब आए, गांधी जी को पता लगा, तो गांधी जी नाराज हो गए, और वो उपवास पर चले गए इस जिद में कि इसको खत्म करो। अब यहां पर एक डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी एंड अंबेडकर जी ऑन कास्ट सिस्टम। क्लियर है? तो दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। गांधी जी कहते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम की हायरार्की है, कास्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। वो कहते हैं लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर रहेगा, कोई ना कोई अलग अलग काम तो करेगा। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं गांधी जी, ठीक है। अंबेडकर जी का मानना है कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, यही तो क्रिएट करके रखा है पुराने जमाने से, और अनटचेबल्स सबसे लास्ट में है, और बाकी अपर कास्ट की पूरी हायरार्की है। क्लियर है? सो ये जो सिस्टम है, ये हायरार्की ही कास्ट सिस्टम, हायरार्की के कारण कास्ट सिस्टम है, इसलिए ये खत्म होना चाहिए। और गांधी जी कहते हैं कि कोई तो होगा जो झाड़ू लगाएगा, कौन लगाएगा ये कास्ट ना डिसाइड करे। तो देखोगे दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बट दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। गांधी जी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि कौन सी जाति के लोग झाड़ू लगाएंगे, लेकिन झाड़ू कोई तो लगाएगा, तो डिवीजन ऑफ लेबर तो रहेगा सोसाइटी में, राइट। तो गांधी जी ने क्या कहा कि सो कॉल्ड जो लोअर क्लास हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, राइट।
अब यहां से इन्होंने रिजर्वेशन की बात की कि उनको रिजर्व कर दो और उनको कुछ बेनिफिट्स दे दो बजाय सेपरेट इलेक्टोरेट के, क्योंकि उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में वो और आइसोलेट हो जाएंगे, पहले ही आइसोलेट कर रखा है। क्लियर है? तो अब हमें फर्दर आइसोलेशन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैं इंटीग्रेट करने में लगा हूं और आप लोग आइसोलेट करने में लगे। ये उनके अपने थॉट थे गांधी जी के। तो दोनों में डिफरेंस होता है और गांधी जी उपवास में चले गए, नाराज होकर। फिर अंबेडकर जी फाइनली उनको मनाते हैं और दोनों के बीच जो बातचीत होती है, सहमति बनती है, एग्रीमेंट होता है, दैट वाज कॉल्ड पूना पैक्ट। उसे ही पूना पैक्ट कहा गया। सो पूना पैक्ट वाज बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर जी। लिख लीजिए, ध्यान रहेगा, पूना पैक्ट, नॉट पुणे पैक्ट, पूना, POONA, पूना पैक्ट। पुराना नाम पूना था उसका। हाँ, वो जेल में थे तब, गांधी जी जेल में रहते हुए हो रहा है। ठीक है, पूना पैक्ट। अब इसके बाद होता यह है कि सेकंड वाले में गांधी जी कहां जाते हैं, अटेंड करते हैं, इनको रिहा कर दिया गया। ही वेंट फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने लगे गांधी जी, तो गांधी जी तो पहले ही कपड़ों का त्याग कर चुके थे। ठीक है, धोती में थे बस वो। तो वहां प्रोटोकॉल था, ब्रिटिश मतलब वहां के महल में अब राजा के साथ जाना है बातचीत करने के लिए, तो उनका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल था, ये पहनना है, वो पहनना है ना, मतलब ड्रेस कोड है उनके यहाँ पे जाने का, मतलब ड्रेस कोड कंप्लीटली। तो गांधी जी तो ठहरे अपने स्टाइल में थे। तो जिन लोगों को नहीं पता था उन्होंने रोक दिया उनको बाहर। उनको नहीं पता था गांधी जी और भारत में क्या पोजीशन, उन लोगों को नहीं पता था। गेट कीपर या जो भी रहे होंगे ऑफिसर, कहा ऐसे ये कौन आ गया, इस तरह से उनका अपना टोन टेम्परामेंट था। फिर अंदर से लोग भागे भागे आए, कहा जिस आदमी को बोल रहे हो तुम भगा रहे हो, वो बराबरी में बैठने आया आदमी, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो आए हैं। तो सुन के वो लोग शॉक्ड हो गए, कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब आज तक हमारे देश का प्रोटोकॉल कभी तोड़ा नहीं गया राजा का। तो फिर गांधी जी तो गांधी जी थे, क्लियर है, उनको सम्मानपूर्वक अंदर भी बुलाया गया और बगल में भी बैठे वो उन्हीं हालत, मतलब वैसे ही कपड़ों में, ना तो कोई ड्रेस कोड फॉलो किया, जो जैसे थे वैसे। सो दैट वाज द पावर ऑफ गांधी जी और उनकी अपनी पर्सनालिटी और जो भारतीयता का जो पावर था वो गांधी जी ने वहां पर दिखाया। तो वो लोग कन्विंस भी हुए, फाइनली उनको बात समझ में आई कि यहाँ कपड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातचीत है, और जिस बात के लिए गांधी जी आए तो कन्विंस भी हुए। तो लोगों को आश्चर्य था कि इनको कैसे एंट्री दे दी गई, लेकिन गांधी जी अपने आप में पावरफुल थे उस टाइम पे, कोई पोस्ट नहीं थी उनके पास। सो उनकी आत्मा ही उनका पावर है, क्योंकि इतने कमिटेड थे और उनको पता था, और वो लोग तो दांव खेल चुके थे और उन्होंने इंतजाम भी कर दिया था कि ये बुजुर्ग आदमी कितने दिन उपवास रख पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। और इन्होंने अर्थी और यात्रा की तैयारी कर ली थी, रूट भी बता दिया था कि इस रूट से लेके जाना है। इनको लगा गांधी जी कहाँ झेल पाएंगे, बट गांधी जी तो फिर गांधी जी थे, है ना, उन्होंने गांधी जी को देखा नहीं था ढंग से कि वो ऐसे बात बात पे उपवास कर लिया करते थे, और थोड़ा बहुत भी नहीं, 21 दिन 25 दिन टाइप का उपवास। तो उनको लगा कि ये बचेंगे नहीं और मामला यहीं शांत हो गया, लेकिन वो तो कम बैक बहुत मजबूत थे गांधी जी। एनीवेज, तो आप देखोगे फाइनली यहीं पर वो लोग कहते हैं अर्धनंग फकीर के साथ हम नहीं बैठ सकते, है ना, इस सेमी नेकेड पर्सन के साथ हम नहीं बैठ सकते, ऐसा उन लोगों ने कहा था। तब फिर गांधी की एंट्री होती है अंदर और बातचीत करके आते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसीलिए जाना जाता है कि बराबरी में बातचीत की गई। और फिर यहीं से 1932 का मैकडोनल्ड अवार्ड आता है। ठीक है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनल्ड, तो वो वाला नहीं, बर्गर वाला नहीं, है ना, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो वो उनके नाम का वो अनाउंस करते हैं स्कीम, उसको मैकडोनल्ड अवार्ड कहा गया। और वो मैकडोनल्ड अवार्ड ही रिजर्वेशन की स्कीम थी 1932 में, जिसको ऑफिशियली ठप्पा लगा दिया। तो हमारे देश में यदि आपको कभी जानना है कि ST/SC का रिजर्वेशन कब से स्टार्ट हुआ, दैट वाज 1932। इज इट क्लियर? ठीक है। और इसके साथ एक छोटा सा मामला ये भी है कि जैसे छत्तीसगढ़ में जब स्टेट बना तो जोगी जी बदनाम हुए, जो फर्स्ट हमारे CM थे, कास्ट को लेकर। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया कास्ट सर्टिफिकेट बनाने को लेकर। एंड दे आस्क फॉर 1932 के पहले का कोई जमीन का डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो प्रोड्यूस करो, उसमें आपके कास्ट का नाम लिखा होना चाहिए, तब हम कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे। ये छत्तीसगढ़ का रूल बना दिया। क्लियर है?
बाद में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया क्यों, सबके पास तो डॉक्यूमेंट है नहीं, सबकी जमीन भी नहीं थी। फिर इन्होंने, रमन सिंह ने सेकेंड टेन्योर में उसको थोड़ा रूल आउट किया, ईज किया और कहा ठीक है कोई भी डॉक्यूमेंट होगा चलेगा, जमीन जरूरी नहीं है। तो 1932 क्यों किया था? इसी वजह से क्योंकि रिजर्वेशन उस दिन से चालू हुआ था, उस ईयर से चालू हुआ था। और ओबीसी का कब से मांगते हैं? 83 से, क्योंकि 83 में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू होता है हमारे देश में, ठीक है। तो 83 के पहले आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके ओबीसी होने का सबूत हो या फिर उस जाति से बिलोंग करते हैं उसका कोई सबूत होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट लीगल डॉक्यूमेंट में मांगती है। तो छत्तीसगढ़ में एक जाति छानबीन समिति बनी हुई है। जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बना के लाएंगे तो पहले कंपलसरी था कि उससे अप्रूवल लेना पड़ता था, अब तो एसडीएम जो पास कर देता बन जाता है। अभी उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा, नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस था, क्योंकि बहुत सारे लोग धांधली कर रहे थे हमारे राज्य में, तो गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे, अब उनको थोड़ा ईज आउट कर दिया। क्लियर है? सो दैट वाज अबाउट कम्युनल अवार्ड। तो इसको लिख लीजिए आप लोग एक लाइन में। इन अगस्त 1932, इन अगस्त 1932 रामसे, रामसे मैकडोनाल्ड, the British Prime Minister, MacDonald, the British Prime Minister, announced a scheme of representation of the minorities which came to be known as the communal award। बाद में इसी को ही ST/SC के लिए कर दिया था, communal award, full stop। The award not only continued, the award not only continued separate electorates for the Muslims, Sikh, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans, but also extended it to the depressed classes. Now give the next title, the Government of India Act 1935। The Government of India Act 1935, it is regarded as the, लिखेंगे इसी में, it is regarded as the second milestone on the highway, leading to a full responsible government, full stop। It was a lengthy document, comma, detailed and complicated, having 321 sections and 10 शेड्यूल्स। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल बेसिकली आपको जो एडिशनल चीजें डालनी होती हैं वो
पूरे बुक के लास्ट में आप डाल देते हैं शेड्यूल 1 2 3 ऐसा लिख के, ताकि डायरेक्ट वहां पर आ सके। मतलब उनको बीच में नंबर वाइज डालने में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा दिखाई देगा। जैसे शेड्यूल 7 अभी मैंने बताया यूनियन लिस्ट है। अब यूनियन लिस्ट देखोगे मोर देन 90 है, तो यदि उनको आर्टिकल्स में बीच में डालते तो 90 आर्टिकल्स और बढ़ जाते। ऑलरेडी हमारे पास 395 आर्टिकल्स हैं और वो छोटे छोटे आइटम्स हैं, लिस्ट है बेसिकली। तो लिस्ट को हमने क्या किया, अलग से डाल दिया। जैसे बुक्स वगैरह या रिपोर्ट पढ़ोगे तो यू विल फाइंड एनेक्शर, एनेक्शर 1, एनेक्शर 2, एनेक्शर 3। तो वो एनेक्शर या शेड्यूल कह लो, दोनों एक ही मतलब है। तो 12 शेड्यूल है, आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा किस शेड्यूल में क्या है। प्रीलिम्स में मैच करने के लिए आएगा क्वेश्चन, क्लियर है, मैचिंग के लिए आएगा किस शेड्यूल में क्या है। मैं दिखाऊंगा आपको पीवाईक्यूज, एक बार टॉपिक शुरू हो जाए, इनके खत्म होने के बाद भी आपको दिखाऊंगा कि एक्ट से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। चाहे वो आप हिस्ट्री में ले लो इसको या पॉलिटी में ले लो, बात एक ही है। हाँ, बीच वाले जो फैक्ट्स हैं वो मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं आपको, क्योंकि वो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन एक्ट्स के ऊपर कंप्लीट सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। सो 10 शेड्यूल्स फुल स्टॉप। अब इसमें लिखेंगे फीचर्स इसके। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द ऑल इंडिया फेडरेशन। द ऑल इंडिया फेडरेशन, अभी हमारा देश फेडरेशन नहीं है बल्कि यूनियन कहते हैं। फेडरेशन की जगह हम यूनियन कहते हैं। स्ट्रक्चर का नाम हमने यूनियन रखा है, लेकिन जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो फेडरल फीलिंग्स, वो फेडरेशन जैसे ही फेडरल फीलिंग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर का नाम यूनियन या फेडरेशन, ठीक है, ध्यान रहेगा। मैंने पहले ही समझा रखा आपको डे 1 इंट्रोडक्शन में। तो हम यूनियन कहलाते हैं, बट फेडरल स्कीम हम बोल सकते हैं, फेडरल फीलिंग बोल सकते हैं, बट वी आर नॉट फेडरेशन। तो आजादी के पहले तक वो फेडरेशन था, ठीक है, बाद में हम यूनियन। इसमें लिखिएगा The act provided for the establishment of, the act provided for the establishment of an all India federation, an all India federation comprising of the British India provinces, the British India provinces and such Indian state who would desire to come into the federation full stop. While under all the previous government of India acts, while under all the previous government of India acts, the government of India was unitary. The government of India was unitary, comma, the Act of 1935 proposed a federation taking the provinces and the Indian states as one unit. But the accession, ACCESSION, accession of the states to the federation was optional. मतलब जुड़ना नहीं जुड़ना उनके ऊपर था, स्टेट्स के ऊपर था। It could not be established until the states
had given their until the states had given their assent to join the federation, assent to join the federation, full stop. At the time of joining it, at the time of joining it, each ruler of the state, each ruler of the state was required to sign an instrument of accession, underline कर लेना, instrument of accession, 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 mentioning therein the extent to which it consented, 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 consent देना मतलब सहमति देना, consented to surrender its authority to the federal government, full stop. The rulers of Indian states, never gave their consent, and thus the federation envisaged, never gave their consent, and thus the federation envisaged by the act, A capital ACT, by the act never came into being, never came into being. लिख लिए? ठीक है, तो कुल मिलाकर इनटू बीइंग, BEING, बीइंग, कुल मिलाकर आप देखोगे ये फॉर्मूला फिट नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, और फेडरेशन कभी भी अपने स्वरूप में नहीं आया, एक्चुअल स्ट्रक्चर में वो आया नहीं. ओके, इट वाज अ फेलियर आइडिया, क्योंकि उस टाइम पीरियड में कोई भी अपना छोड़ने तैयार नहीं था, और यही मेहनत बाद में सरदार पटेल को लगती. मोर देन 550 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर, कुछ प्रोविंसेस थे, रजवाड़े, इन सबको सोचो कितना चैलेंजिंग था टास्क आजादी के बाद ये कन्विंस करना कि भारत के साथ आ जाओ, और सबको क्या करना था, अपना वाला सरेंडर करना था. सरेंडर मीन्स आपकी जो अथॉरिटी थी वो खत्म हो जाएगी, राजा वाजा सब साइड, पेंशन मिलेगी. तो पहले उनको पेंशन मिला करती थी राजाओं को, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना, क्योंकि रेवेन्यू बंद हो गया उनका. तो धीरे धीरे राजा महाराजा सिस्टम डेमोक्रेसी में वैसे भी खत्म होना था. तो आप देखोगे दैट वाज अ फेलियर आइडिया टू हैव द सेंट्रल और फेडरल सिस्टम. तो ये 1935 का पहला प्रोविजन था जो फेलियर था. अब ब्रेक लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं.